ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अगर ब्रीदिंग की बात करें तो इसमें इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन बराबर ब्रीदिंग कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन्स की हम बात करें, जैसे अगर स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स की बात करें तो ये इंटायर बॉडी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। जैसे अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो ये मॉइस्ट क्यूटिकल से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो मॉइस्ट स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। और फ्रॉग जो है वो लंग्स से भी कर सकता है और मॉइस्ट स्किन से भी कर सकता है और बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग से भी कर सकता है। हम बात करें अपनी, तो हमारे अंदर जो जैसे कॉकरोच की बात करें ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर बाकायदा डेवलप्ड लंग्स हैं। मैमल्स और बर्ड्स के अंदर क्या है? लंग्स हैं। और रेप्टाइल्स के पास भी क्या है? लंग्स है। लेकिन अगर वहीं एम्फीबियंस की बात करें तो इनके पास गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं और बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग भी होती है और स्किन भी होती है। बोलो हाँ है ना? फिशेस की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है गिल्स के द्वारा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करोगे तो एम्फीबियंस के पास निकलते हैं। कुछ एम्फीबियंस के पास गिल्स हैं, कुछ एम्फीबियंस के पास लंग्स हैं, कुछ एम्फीबियंस के पास स्किन है, कुछ एम्फीबियंस के पास बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग है। अगर उसके बाद आगे बातें करें तो पाथवे ऑफ, अगर ह्यूमन उसकी बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फिर पलट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। कौन कौन? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर। उस वाली क्लास में पढ़ाया था, याद होगा। फिर फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। पलाट बोला था, मलाट को याद आया? हाँ। फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री में जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वलाई एंड देयर डक्ट्स। हाँ है ना? ट्रैकिया कौन सी वर्टिब्री में डिवाइड होगा? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। ये प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके एल्वलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म करते हैं लंग्स को। क्या बनाते हैं? लंग्स। अगर ट्रैकिया की बात करें, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो कि आगे साइड प्रेजेंट है, पीछे साइड एब्सेंट है, कार्टिलेजिनस होती है, इनकम्प्लीट होती है, सी शेप की होती है। हाँ, इनकम्प्लीट है, कार्टिलेजिनस और सी शेप की। डॉर्सली एब्सेंट है, वेंट्रली प्रेजेंट है, वही मैंने बोला है। अच्छा, उसके बाद अगर आगे बात करें तो लंग्स दो होते हैं, वन पेयर है। इनकी चारों तरफ की कवरिंग प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाएगी। प्लूरल फ्लूइड भरा होगा जो कि फ्रिक्शन को घटाएगी। आगे बातें करें अगर हम तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बहुत सिंपल है। आपको हवा अंदर लानी, मतलब अंदर का जो अच्छा हमारा जो ये क्या नाम है, पूरा थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक केज है, वेंट्रली स्टर्नम के द्वारा है और एंटीरियर पोस्टीरियर वो डायफ्राम है। इधर आपकी रिब्स नहीं, रिब्स की मसल्स है जिनको बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। जो मेन रोल है वो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का। किसका है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का। उसके बाद पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारा बन जाता है थोरेसिक केज, ठीक। अगर हम बात करें तो अगर हमें हवा अंदर लानी, सांस इंस्पिरेशन करना है तो अंदर का वॉल्यूम हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं पता। हमें अंदर का प्रेशर क्या करना पड़ेगा? कम। प्रेशर कम करने के लिए वॉल्यूम करना पड़ेगा ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा करने के लिए डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को खींचा, स्टर्नम को अपलिफ्ट लाया तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर हुआ कम, हवा गई अंदर। हाँ है ना? हवा बाहर करनी तो प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा अंदर का, क्योंकि बाहर का चेंज नहीं कर सकते हो। अंदर का प्रेशर ज्यादा करने के लिए वॉल्यूम करना पड़ेगा कम। तो डायफ्राम को वापस कर दो। डायफ्राम नॉर्मल किस शेप में होता है? डोम शेप में। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन फ्लैट होता है कि डोम होता है? फ्लैट। लेकिन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वापस कैसा आ जाएगा? डोम शेप। ये सारी चीजें वापस आ जाएंगी, ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, हवा चली जाएगी बाहर। अच्छा, स्पायरोमीटर से वॉल्यूम ऑफ एयर नापते हैं। अरे हाँ है ना? टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपिरेशन बराबर टाइडल वॉल्यूम होता है, दोनों मिला के कि कोई एक टाइडल वॉल्यूम बराबर नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नहीं और नॉर्मल एक्सपिरेशन बराबर होता है 500 ml। एक मिनट में 12 से 16 करोगे तो 6 से 8000 ml आ जाएगा पर मिनट। हाँ है ना? और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बराबर होता है 2500 से 3000। मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा आप और कितनी ताकत के साथ सांस खींच सकते हो उसको क्या बोलेंगे? IRV। इस टाइडल वॉल्यूम निकालने के अलावा कितनी ताकत से सांस आप निकाल सकते हो कहलाएगा ERV। 1000 से 1100। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो कभी बाहर नहीं निकाल सकते, कुछ भी कर लो, 1100 से 1200। याद कैसे रखोगे? समझ में आ गया था ना? रेजिड्यू मतलब बचा हुआ मतलब 1200 या ओ तेरी याद रखना, मतलब T फॉर टाइडल वॉल्यूम सबसे कम, उसके बाद ERV, उसके बाद RV, उसके बाद IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बात आई IC की। IC मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक तो नॉर्मल, दूसरा ताकत से। नॉर्मल कितना है? टाइडल। और ताकत से कितना है? IRV। अरे सांस लेने की बात करो ना, तो TV प्लस IRV बराबर क्या हो जाएगा? IC। TV प्लस ERV बराबर क्या हो जाएगा? EC। हाँ या ना? तो एक हो जाएगा कितना? 3500 और एक हो जाएगा कितना? 1600। उसके बाद आती है FRC। जब आपके लंग्स नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम पे लंग्स के अंदर क्या क्या बचा हुआ है? एक तो होगा RV, दूसरा होगा ERV। 11 प्लस 12 बराबर 2300। बात आई वाइटल कैपेसिटी। अगर आप पूरी ताकत से सांस लेते हो फिर क्या क्या बाहर कर सकते हो, या पूरी ताकत से सांस बाहर करते हो तो क्या क्या अंदर कर सकते हो। अगर आप पूरी ताकत से सांस लिया तो आपने TV लिया, IRV लिया, क्या क्या बाहर करोगे? जो अंदर लिया वो TV प्लस IRV प्लस ERV बराबर वैल्यू होगी 4600 ml। बात करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम बराबर क्या होता है? टोटल लंग्स कैपेसिटी। हाँ या ना? उसके बाद आती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बातें करें तो भैया एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करता है आपका क्या नाम है? सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस पे। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस CO2 की 20 से 25% ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, और कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 से 250 गुना ज्यादा होती है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन की। दूसरी चीज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है। अगर मेम्ब्रेन थिन होगी तो आपका क्या नाम है? ज्यादा तेजी के साथ डिफ्यूजन होगा, मेम्ब्रेन थिक होगी तो डिफ्यूजन बहुत कम होगा। उसके बाद हम बात करें तो आपका क्या नाम है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस जितना बड़ा होगा डिफ्यूजन उतना जल्दी होगा, डिफरेंस जितना कम होगा डिफ्यूजन उतना
देर में होगा। डिफरेंस कम होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक जगह 50 है, एक जगह 10 है, और एक जगह 40 है, एक जगह 30 है, तो 40 से 30 में देर में जाएगा, 50 से 10 में जल्दी जाएगा। अरे हाँ है ना। उसके बाद अगर हम आगे बातें करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपली सा मतलब है पहले एनवायरमेंट और एल्वेलाई के बीच में होगा, फिर एल्वेलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में होगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा, फिर टिश्यू से उसी में वापस चला जाएगा ब्लड में। तो ये सारा है, मतलब अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन पहले एटमॉस्फेयर से कहां जाएगी, एल्वेलाई में, एल्वेलाई से फिर कहां जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो ब्लड कैसा बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहां जाएगी, टिश्यू में, और टिश्यू फिर से जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी तो वो ब्लड फिर से कैसा बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ये था ऑक्सीजन का पाथवे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगी, ऑक्सीजनेटेड में आएगी, तो ब्लड कैसा बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब टिश्यू एंड ब्लड, व्हेन ब्लड एंड एल्वेलाई एंड एटमॉस्फेयर। ये डिपेंड करेगा ऑन द पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जहां ज्यादा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड जहां ज्यादा होगा 45, जहां कम होगा 40। अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी होगी, 40, और कार्बन डाइऑक्साइड 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी होगी, 95, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, 40। टिश्यू में ऑक्सीजन कितनी होगी, ज्यादा की कम, कम 40, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, ज्यादा, मतलब 45। एटमॉस्फेयर में 159 होगी ऑक्सीजन, 0.3 होगी कार्बन डाइऑक्साइड। एल्वेलाई में ऑक्सीजन होगी 45 और कार्बन डाइऑक्साइड होगी 40। ऑक्सीजन होगी 105 और 104, हाँ 104, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होगी 40। जो जहां ज्यादा 45, जो जहां कम 40, बस दो चीजें हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एल्वेलाई में 104 एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 95। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हुई चली जाएगी। बोलो हाँ या ना। उसके बाद क्या बचता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें तो स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ आपका क्या नाम है, एल्वेलाई, एंडोथेलियम ब्लड वेसल, इन दोनों के बीच में होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों की थिकनेस 1 मिलीमीटर से कम होगी। डायग्राम याद रखना, जो ऐसा डायग्राम बना उसमें ए फॉर क्या होगा, एल्वेलर कैविटी, और ब्लड कैपिलरीज में क्या दिखाया है, आरबीसी। ऑक्सीजन जाती हुई, कार्बन डाइऑक्साइड आती हुई। बोलो हाँ या ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97%, बाकी 3% इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, 7% प्लाज्मा के फॉर्म में, 20 से 25% कार्बोक्सी की कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, बची हुई जो 20 से 25% है वो कार्बामीनो होगी, बची हुई 70% बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के लिए एक एंजाइम की रिस्पांसिबिलिटी नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कितने गुना रेट बढ़ा देता है देख लेना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है आपका क्या नाम है, एक नॉर्मल विदाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में 200 मॉलिक्यूल पर आवर, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में ठीक है पर सेकंड, हाँ वेरी गुड। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में फर्क पड़ता है, ऑक्सीजन का खुद का, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर का, और टेम्परेचर का, पीएच का, या बोल सकते हो H+ का। अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करोगे तो नॉर्मली कर्व सिग्मोइड है, बच्चे के केस में लेफ्ट होगा और मायोग्लोबिन के केस में और लेफ्ट होगा। अगर राइट की बात करोगे मतलब बहुत इफेक्ट लग रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा, तो इस साइड में कर्व कहां शिफ्ट होगा, राइट साइड में। मतलब इफेक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, H+ इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। इस साइड में कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। बोलो हां या ना। अगर मैं आगे बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसको एस्केप पकड़ा जाएगा वाटर से, H2CO3 बनेगा, कार्बनिक एनहाइड्रेज को करवाएगा। कार्बनिक एनहाइड्रेज का अमाउंट ज्यादा होता है आरबीसी में, कम होता है प्लाज्मा में, हाँ है ना। H2CO3 बन जाएगा, फिर H+ H3- टूटेगा, फिर एल्वेलाई साइड जाएगा और फिर से वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में टूट के कार्बन डाइऑक्साइड कर जाएगी एस्केप। बोलो हाँ या ना। उसके बाद अगर हम आगे बातें करें तो क्या नाम है, रेगुलेशन में बात करते हैं। रेगुलेशन में आपका क्या नाम, मेडुला के पास होता है न्यूमोटैक्सी सेंटर, पहले मेडुला के पास होगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और उसके बाद हाइंड ब्रेन में एक अलग से रीजन होता है पॉन्स। जैसे हमारे हाइंड ब्रेन में 3 पोर्शन है, एक मेडुला ऑब्लंगेटा है, दूसरा पॉन्स है, तीसरा सेरिबेलम है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा के पास होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसका काम होता है रेस्पिरेशन की रेट को घटाना या बढ़ाना। दूसरा रीजन होता है पॉन्स के पास होता है न्यूमोटैक्सी सेंटर, जिसका काम होता है, जो कि आपके स्विच ऑफ सेंटर होता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कम कर सकता है। जैसे ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कम करेगा तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ब्रीथिंग रेट बढ़वा देगा, घटवा देगा, बढ़वा देगा। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इंस्पिरेशन का टाइम है 2 सेकंड, एक्सपिरेशन का टाइम है 3 सेकंड। इंस्पिरेशन का टाइम है 2 सेकंड, एक्सपिरेशन का टाइम है 3 सेकंड। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बातें करें तो स्विच ऑफ सेंटर कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं। कीमोसेंसिटिव एरिया हमारे मेडुला के पास भी होते हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर के पास भी होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया हमारे एओर्टिक आर्क के पास और कैरोटिड आर्टरी के पास भी होते हैं। ये लोग सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए प्रेशर से, H+ से और टेंपरेचर से। जैसे कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिव होंगे तुरंत ये क्या करेंगे, आपका क्या नाम है, रेस्पिरेटरी सेंटर के पास मैसेज भेजेंगे, ब्रीथिंग रेट बढ़ा देगा और इन सब चीजों का हो जाएगा बाहर, हाँ या ना। डिसऑर्डर अस्थमा होता है एलर्जी पेशेंट, एलर्जी की वजह से, ड्यू टू एलर्जी। उसके बाद जो है अस्थमा में आपका वीजिंग साउंड आएगा, याद रखना, अस्थमा में वीजिंग साउंड, अस्थमा में ड्यू टू एलर्जी। अस्थमा में अस्थमा पेशेंट पंप यूज करेगा। उसके बाद जो एंटी हिस्टामिन, उसमें एंटी हिस्टामिन यूज करता है जो पंप होता है। उसके बाद अगर बात करें इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, वीजिंग साउंड, ये सारा अस्थमा का है। सिगरेट स्मोकिंग, एम्फाइसेमा, एल्वेलर सरफेस एरिया डैमेज हो जाएगी, एम्फाइसेमा। उसके बाद बात करें तो आपका वो एक चीज और बताया था मैंने,
एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस में याद रखना आपको डिजीनेस होगी, मतलब थकान लगेगी, आपकी बॉडी में एकदम आपकी सांस फूलेगी, वॉमिटिंग आएगा, नॉजिया होगा। इसको दूर करने के लिए बॉडी आरबीसी का नंबर बढ़ा देता है, आरबीसी का नंबर बढ़ाता है और ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है। और दूसरी चीज आपका जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी तो उसको कम कर देता है। जब बाइंडिंग कैपेसिटी कम करेगा तभी तो जल्दी पकड़ के छोड़ेगा। और एक लास्ट बचा आपको पोजिशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें सिलिकोसिस, फाइब्रोसिस, वर्कर इन इंडस्ट्रीज और वो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज। मास्क लगाओ और थैंक यू।